मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है कौन सा आपके सामने, जो बोटनी का जो आपके सामने पेपर होगा, कौन सा पेपर होगा जो आपके सामने, जो बोटनी का आपके सामने पेपर देखने को मिलेगा सेकंड सेमेस्टर का, उससे संबंधित आपके सामने कंप्लीट एक जो सिलेबस प्लस एग्जाम पैटर्न प्लस टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पूरी क्लास लेकर आया हूँ। पेपर का नाम आपका जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग एंड द डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट किंगडम, इससे संबंधित जो आपका पेपर होने वाला है, इससे संबंधित कंप्लीट क्लास होने वाली है। क्लास को पढ़ाओ इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है, करो भाई सभी बच्चे सब्सक्राइब चैनल को। आप करते नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब, ये सबसे बड़ी गलती है भाई आपकी। साथ साथ कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो भाई। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले आपको पता है कि हम एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं भाई? एग्जाम पैटर्न के बारे में देखते हैं भाई कि आपके जो पेपर होने वाला है वो किस पैटर्न पे आपके सामने होगा। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो आपका जो पेपर है, आप चाहे आप रेगुलर के विद्यार्थी हो, चाहे आप नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, किसके विद्यार्थी हो? नॉन कॉलेज के विद्यार्थी हो, दोनों के लिए आपके सामने अब क्या कैसा पेपर रहता है? कॉमन पेपर आएगा। कैसा पेपर आएगा भाई? कॉमन पेपर देखने को मिलता है। समझ में आ गया? सेम पेपर आपके सामने देखने को मिलेगा। और पेपर कितनी देर का होता है भाई? 3 घंटे का आपके सामने पेपर होता है। 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से आपको 40 नंबर, कितने नंबर भाई? 40 नंबर आपको पास होने के लिए लाने होते हैं। 40 नंबर आपके सामने जो एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए होते हैं। कितने नंबर? 40 नंबर आपके सामने एग्जाम में आपको पास होने के लिए आपको चाहिए होते हैं। ये पूरा का पूरा एग्जाम का पैटर्न होता है। अब ये 100 नंबर आपके सामने कैसे बटे हुए रहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करूं आपके सामने, सबसे पहले आपके सामने जैसे पेपर खोलोगे तब आपके सामने सबसे पहला भाग आएगा, वो पार्ट ए, खंड ए का देखने को मिलेगा। समझ में आएगा? खंड ए की बात करूं, इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे भाई? 10 क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन कैसे होते हैं? वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं। कैसे होते हैं भाई? अति लघुतरात्मक प्रश्न होते हैं आपके सामने, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। समझ में आ गया? प्रत्येक प्रश्न की क्या होता है? प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा वो कितनी होती है? 20 शब्द की होती है। कितने शब्द की होती है भाई? 20 शब्दों की आपके सामने शब्द सीमा देखने को मिलती है। 20 शब्दों का अर्थ क्या होता है? आपके सामने 3 से 4 लाइनों में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। कितने लाइन में? 3 से 4 लाइन में। जैसे ये पूरी पूरी कॉपी है, इसमें 1 2 3 4 ऐसे 4 लाइनों में आपको सॉल्यूशन बनाना है। काफी बच्चे क्या करते हैं, पूरा का पूरा पेज भर देते हैं, इसके लिए उनको लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों के लिए समय नहीं बच पाता है। समझ में आ गया? 10 प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होता है, तो इस हिसाब से 20 नंबर का आपके सामने पूरा का पूरा जो एग्जाम पैटर्न है वो देखने को। समझ में आया? अगले वाले भाग की बात करें, खंड ब की। किसकी बात करें? भाग ब की बात करें। भाग ब या पार्ट बी, कौन से वाला? पार्ट बी। अब ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि 80 नंबर का अकेला आता है। कितने नंबर का आता है? 80 नंबर का आपके सामने अकेला यही देखने को मिलता है। समझ में आ गया? 80 नंबर का देखने को मिलता है। अब ये 80 नंबर कैसे बटे हुए रहते हैं, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, इन प्रश्नों को लॉन्ग टाइप क्वेश्चन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लॉन्ग टाइप क्वेश्चनों के नाम से इनको जाना जाता है। अब ये जो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन होते हैं, ये आपके सामने प्रत्येक यूनिट, चाहे आपके सामने यूनिट फर्स्ट हो गई, चाहे यूनिट सेकंड हो गई, चाहे यूनिट थर्ड हो गई, चाहे यूनिट 4 हो गई, प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न आते हैं। कितने प्रश्न आते हैं भाई? 2-2 प्रश्न आपके सामने देखने को मिलते हैं। जैसे यूनिट फर्स्ट से 2 प्रश्न आ गए, यूनिट सेकंड से 2 आ गए, यूनिट थर्ड से 2 आ गए, यूनिट 4 से 2 आ गए। इस हिसाब से आपके सामने 2-2 प्रश्न आते हैं। तो कुल कितने प्रश्न आते हैं भाई? 8 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 8 क्वेश्चन आते हैं। आपको करने कितने होते हैं? जैसे यूनिट फर्स्ट में 2 प्रश्न आए, आपको 1 प्रश्न करना है। यूनिट सेकंड में से आपको 1, यूनिट थर्ड में से 1 और यूनिट 4 में से 1, अथवा में आएंगे, एक आपको चूज करना होता है। मतलब आपको कितने क्वेश्चन चूज करने होते हैं भाई? आपको 4 क्वेश्चन मात्र आपको करने होते हैं। मात्र आपके सामने कितने क्वेश्चन आपको करने होते हैं? 4 क्वेश्चन यहाँ पर आपको करने होते हैं। समझ में आ गया? 4 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा होती है 300 शब्द। कितने शब्द होते हैं भाई? 300 शब्द। अब 300 शब्दों का अर्थ कितना होता है? लगभग आपके सामने 2.5 पेज। कितने पेज भाई? 2.5 पेज में आपको सॉल्यूशन बनाना होता है। 2.5 पेज का क्या होगा? आगे पीछे का 1 पेज,
दूसरा आगे पीछे का, तीसरा आधा पेज, आपको 2.5 पेज में आपको सॉल्यूशन है वो बनाना होता है ना। अब 2.5 पेज में से आपके सामने भाई 4 प्रश्न करने हैं, प्रत्येक प्रश्न 20 नंबर का होता है, 80 नंबर आपके सामने कुल यहीं से देखने को मिलते हैं, तो सबसे ज्यादा इनको तैयार कर लेना। अच्छा, ये तो प्रश्न आते हैं ना लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन एक आएगा, लेकिन एक क्वेश्चन के भी बैस है आते हैं, मतलब एक प्रश्न के अंदर ही आपको 2-2 3-3 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनकी अच्छे से तैयारी करके चले जाना, अच्छे से तैयारी कर लेना, अच्छे से यूनिट को समझ लेना, बाकी मैं भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को। अब काफी बच्चे पूछते हैं कि सर कितने आपके सामने पेज भरे, तो मैं लगभग आपके सामने एक कहूंगा 20 से ज्यादा आपको पेज भर के आने हैं, तभी आपके सामने अच्छे अंक आपको मिलेंगे एग्जाम में। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा आपका एग्जाम का पैटर्न रहता है। अब बात करते हैं, आपके सामने एग्जाम का पैटर्न बता दिया, अब अपन देखेंगे सिलेबस। क्या देखेंगे? सिलेबस प्लस आपके सामने टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्या देखेंगे? टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन इससे पहले सभी बच्चों से एक कहूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। क्या है यूनिट फर्स्ट में? जेनेटिक इनहेरिटेंस, अनुवांशिक गुणों के बारे में बताना है, मेंडलीफ का लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर एक्सेप्शन, मोस्ट इंपोर्टेंट। मेंडलीफ का आपके सामने जो मेंडलीफ का आपके सामने जो नियम है, इससे संबंधित आपके सामने एग्जाम में प्रश्न आता है और आएगा। समझ में आएगा? मेंडलीफ का जो आपके सामने अनुवांशिक का गुणों का जो नियम है, उसके बारे में बताना है। टाइप ऑफ क्रॉप प्लांट फॉर प्लांट ब्रीडिंग, आपके सामने जो प्लांट होता है, जो आपके सामने पेड़ होता है, जो प्लांट होता है, उससे संबंधित आपके सामने प्लांट ब्रीडिंग से संबंधित प्रश्न आता है। जर्नल आइडिया ऑफ मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द क्रॉप इंप्रूवमेंट, जैसे आपके सामने जो पेड़ पौधे होते हैं, इनको इंप्रूवमेंट के लिए किस प्रकार के जो मेथड उनका प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक हेरिटेज क्या होता है? जो जेनेटिक इनहेरिटेंस का जो अनुवांशिक जो वंशानुगति से संबंधित प्रश्न आते हैं, इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है? मेंडल का नियम। क्या? मेंडल्स जो लॉ है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और जीन इंटरेक्शन, जीन की अंतः क्रियाएं कैसे होती हैं? क्या होती हैं? तो जीन की जो आपके सामने अंतः क्रिया कैसे होती है, इससे संबंधित प्रश्न है वो जरूर से देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है मात्रात्मक एंड साइटोप्लाज्मिक वंशानुगति क्या होती है? क्या बताना आपके सामने? मात्रात्मक क्या होती है? मात्रात्मक एंड साइटोप्लाज्मिक आपके सामने इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस आपके सामने क्या होती है, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलता है। अच्छा प्रश्न है भाई ये। अगले वाले की जो अगले वाला टॉपिक जिससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं, पादप प्रजनन। किससे संबंधित? पादप प्रजनन से संबंधित आपके सामने जो प्रश्न है वो देखने को मिलते हैं। प्लांट ब्रीडिंग का, इसके प्लांट ब्रीडिंग का क्या इतिहास रहा है, उसके क्या उद्देश्य और प्रजनन विधियां क्या होती है, उससे संबंधित प्रश्न आता है। फसल के प्रकार व चयन प्रक्रिया की बात करें, क्या होते हैं? कैसी कैसी फसल है, कैसी कैसी जो फसल है उसके बारे में बताना है। फसलों के प्रकार आपके सामने बताने हैं, साथ के साथ जो चयन प्रक्रिया है, कौन सी चयन प्रक्रिया जिसको अपनाना चाहिए, उससे संबंधित प्रश्न है वो देखने को मिलता है। समझ में आ गया? क्रॉप टाइप एंड देयर सिलेक्शन से संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अच्छा, अब अपवाद से संबंधित मेंडलीफ के नियम से संबंधित अपवाद के क्या है? पहला होता है एलिहिलिक। समझ में आ गया? जैन इंट्रेक्शन की बात करें तो इसमें अपूर्ण प्रभाविता है ना, डोमिनेंस सह प्रभाविता, और आपके सामने नॉन जो एलआई होता है, एलिली होता है, उसमें पूर्ण जीन होता है, और एपिस्टिक और डुप्लेटिक जीन आपके जो डुप्लीकेट जीन है वो देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? डुप्लीकेट आपके सामने जो जीन है वो देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? डुप्लीकेट जीन देखने को मिलते हैं। अगले वाली होती है विशिष्ट वंशानुगति। क्या होता है इसमें? बहुविकल्प मल्टी एलिलिज्म देखने को मिलता है। जो मानव होता है, क्या होता है? मनुष्य होता है, उसका जो एबीओ रक्त समूह होता है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। मात्रात्मक में क्या होता है? गेहूं के दाने का रंग, कि कैसे गेहूं का जो दाना है उसका जो रंग आपके सामने, उसके जो रंग में जो प्रभाव देखने को मिलता है, उससे संबंधित प्रश्न आता है। अगले वाला प्रश्न है कोशिका द्रव्य की वंशानुगति। क्या होता है? कोशिका द्रव्य उसकी वंशानुगति से संबंधित प्रश्न आता है, जिसमें प्लास्टिड्स होते हैं, मोरबिलिसिस जो जलापा उससे संबंधित प्रश्न, और माइटोकॉन्ड्रिया के पादपों में कोशिक द्रव्यों की नर बाध्यता है वो कैसे काम करती है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। अब प्रश्नों की बात करें भाई, अगर आपके सामने अगले वाला टॉपिक है, जो लास्ट नंबर टॉपिक है इसमें आपका यूनिट फर्स्ट में, उसमें प्रश्न देखने को मिलते हैं पादप प्रजनन के उद्देश्य से। ऑब्जेक्टिव प्लांट ब्रीडिंग, जो प्लांट होता है ना, पेड़ होता है, उसकी ब्रीडिंग के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं? प्लांट की जो ब्रीडिंग होता है उसके क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई? समझ में आ गया? पहले वाला है इसमें फसलों के प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन करना, जो फसल होती है उनके कितने प्रकार होते हैं उसका तुलनात्मक रूप से अध्ययन करना। पहला होता है सेल्फ पोलिनेटेड। क्या होता है? सेल्फ पोलिनेटेड, स्वः परागति।
क्या होता है, स्वयं परागित देखने को मिलता है, सेल्फ पोलिनेटेड अपने आप उग जाता है। प्रजनन मोड का प्रभाव कैसे देखने को मिलता है, चयन करने के विशिष्ट तरीके क्या होते हैं। जो प्रजनन मोड होता है, जो ब्रीडिंग का जो आपके सामने मोड होता है उसके बारे में, और प्रजनन के विशिष्ट तरीके, प्रजनन मोड का प्रभाव कैसे देखने को मिलता है, चयन के विशिष्ट तरीके, मतलब आप कोई भी बीज वगैरह कैसे आपके सामने चूज करता है उसके बारे में। क्रॉस पॉलिनेटेड, वंशानुगति विविधता बनाए रखना व प्रजनन की रणनीतियां, जैसे आपके सामने जो इनहेरिटेंस होती है ना, उसमें अलग अलग प्रकार की डाइवर्सिटी बनी है। मनुष्य है उसमें कोई किसी का रंग अलग है, किसी का आपके सामने जो बॉडी है उसका स्ट्रक्चर अलग है, तो उसकी जो क्रॉस पॉलिनेशन में देखने को मिलता है। प्लांट की उदाहरण आपको मैंने इंसान का दिया, लेकिन यही पौधों में भी देखने को मिलता है। वंशानुगति विविधता बनाए रखना, जो वंशानुगति है, क्या आपके सामने इनहेरिटेंस है, जो इनहेरिटेंस है उसकी आपके सामने जो डाइवर्सिटी है क्या होती है, जो डाइवर्सिटी होती है ना, वो डाइवर्सिटी है वो आपके सामने बनी रहे। और प्रजनन की जो रणनीतियां है, क्या है आपके सामने जो रिप्रोडक्शन है उसकी आपके सामने जो रणनीतियां वो बनी रहे। अगला होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, क्या होता है, वनस्पतिक रूप से प्रवर्धित क्या रहता है। पहला होता है क्लोने का चयन करना, क्लोन सिलेक्शन करना, और क्लोने जो आपके सामने उसमें सुधार करना, इससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें, पहले वाला प्रश्न आपके इसके अंदर मेंडलिफ के वंशानुगति नियमों का वर्णन कीजिए तथा उनके अपवादों के बारे में बताइए। क्या बताना है, उसके जो अपवाद होते हैं, क्या होते हैं उसके जो अपवाद होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिस्कस देयर एक्सेप्शंस, क्या करना आपको, जो मेंडलिफ का आपके सामने जो लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, क्या है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया। साथ के साथ उसके जो एक्सेप्शनल्स हैं, उसके जो आपके सामने एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में आपको जरूर से बता देना है। उसके जो आपके सामने एक्सेप्शंस है उसके बारे में आपको जरूर से बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, एलिलिक एवं एनेलिक जीन अंतःक्रियाओं के उदाहरण सही समझाइए। तो एलिलिक है वो कैसे काम करता है, और नॉन एलिलिक जीन है वो कैसे आपके सामने जीन इंटरेक्शन कैसे देखने को मिलता है, उसके बारे में बताना है। क्या बताना आपके सामने, जो एलिलिक होता है, समझ में आ गया, और जो नॉन एलिलिक होता है, क्या होता है, जो नॉन एलिलिक होता है उसका जो जीन इंटरेक्शन है वो कैसे होता है उसको बताना आपको काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें आपके सामने, अगले वाला प्रश्न है पादप प्रजनन के उद्देश्यों, प्रकार और फसल सुधार की चयन विधियों के बारे में बताइए। क्या बताना है, जो पादप प्रजनन होता है, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव टाइप एंड सिलेक्शन मेथड ऑफ द प्लांट ब्रीडिंग, कैसे कोई भी प्लांट होता है उसमें जो ब्रीडिंग की जाती है उसके अंदर कैसे उसमें फसल में सुधार होता है, कैसे उसकी चयन विधियां होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनिट फर्स्ट के अच्छे से कर लें। चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड के बारे में। आपके सामने प्लांट का इंट्रोडक्शन, पर्पस, टाइप, हाइब्रिडेशन और इससे संबंधित प्रश्न होते हैं। पहला है पादप परिचय, प्लांट इंट्रोडक्शन, समझ में आ गया। उद्देश्य, प्रकार, प्राथमिक और द्वितीयक प्रक्रिया व अनुकूलन, एक्युमुलेशन। तो कोई भी आपके सामने जो प्लांट होता है उसके बारे में आपको बताना, उसके उद्देश्य प्रकारों के बारे में बताना है। हाइब्रिडाइजेशन एंड रिवोल्यूशन, कैसे जो पौधे होते हैं उनके अंदर संकरण कैसे देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, संकरण कैसे देखने को मिलता है, और उनके अंदर जो क्रांति होती है वो कैसे देखने को मिलती है उसके बारे में बताना है। विपुंसन, संकर ओज, हाइब्रिड विकुर, गुणिता और हरित क्रांति से, ग्रीन रिवोल्यूशन से प्रश्न देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है। पहला इसमें प्राथमिक और द्वितीय प्रकार नई जलवायु में स्थापित करना, कोई भी जो प्लांट होता है ना वो कहीं पर उगता है, समझ में आ गया। जैसे ठंड का प्लांट है लेकिन आपको जम्मू कश्मीर में कोई प्लांट उगने वाला आप राजस्थान में उगा रहे हो, तो उसमें धीरे धीरे इस प्रकार के चेंज हो जाएंगे कि वो जैसे राजस्थान की जलवायु के अंदर भी रह सके, समझ में आ गया। अगले वाला होता है संकर प्रक्रिया, विपुषण के विभिन्न विधियों के मुख्य उद्देश्य व प्रकार आपके सामने। तो इसके हाइब्रिडाइजेशन जो धीरे धीरे उसके अंदर बदलाव शुरू होंगे। और अगले वाला क्या होता है, परिणामी प्रभाव, संकर ओज, अनुप्रयोग और लाभ और अंत प्रजनन का अपवाद देखने को मिलता है, समझ में आ गया। चलिए फसलों के सुधार कार्य, पूरे भारत के अंदर आपके सामने जो फसल है उसमें सुधार के लिए फसलों की जो अलग अलग प्रकार के जो जीन चेंज किए जाते हैं फसलों के अंदर, आपके सामने जो अलग अलग प्रकार की जो वेराइटी के बीज लाए जाते हैं वो कहाँ कहाँ पर किए जाते हैं। पहले भारत में गेहूं, व्हीट और चावल राइस का ऐतिहासिक कार्य किया गया, किसमें, ग्रीन रिवॉल्यूशन में। हरित क्रांति हुई ना, उसके अंदर आपके सामने जो काफी जो बीज वगैरह की उनकी क्वालिटी में काफी सुधार है वो किया गया। इसके लिए भारत के प्रसिद्ध व अंतर्राष्ट्रीय पादप जनकों का योगदान रहता है, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फेमस ब्रीडर्स। अलग अलग संस्थान इसके लिए बनाए गए हैं। पहला होता है नेशनल एजेंसी की बात करें तो NBGPR,
नेशनल ब्यूरो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, FRI फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और BSI बोटेनिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये आपके सामने कुछ फेमस जगह हैं, फेमस संस्थान है जो आपके सामने जो प्लांट होते हैं उनके अंदर आपके सामने जो हाइब्रिड वगैरह में काम करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करें आपके सामने, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पादप परिचय की अवधारणा, प्रकार और प्रक्रियाओं, उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। क्या करना है, जो पादप परिचय होता है, क्या होता है जो पादप परिचय होता है उसके बारे में बताना है। समझ में आ गया, उसके कितने प्रकार होते हैं, कौन से, जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है उसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बताना है, उसकी प्रक्रिया क्या होती है उसके बारे में बताना है, और आपके सामने उसकी क्या उपलब्धियां होती हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो ये सारी चीजें बतानी है, पादप परिचय क्या होता है, उसके अवधारणा, प्रकार, प्रक्रिया, उपलब्धियों के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, टाइप, प्रोसीजर एंड अचीवमेंट ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन। कोई भी प्लांट का इंट्रोडक्शन है उससे संबंधित आपके सामने टाइप को बारे में बताना है। अगले वाली विधियों की बात करें, संकरण विधि, किसकी बात करें, संकरण की विधि के बारे में बताइए। उद्देश्य क्या होते हैं, संकर ओज के महत्व का वर्णन कीजिए। क्या करना आपके सामने, जो संकरण की विधि होती है, किसकी विधि होती है, जो संकरण की विधि होती है उसके क्या उद्देश्य होते हैं, संकर ओज का क्या महत्व होता है उसके बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द मेथड, ऑब्जेक्टिव, सिग्निफिकेंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड हाइब्रिड विगोर। क्या करना है, डिस्क्राइब करना है कौन कौन से मेथड होते हैं, कौन कौन से उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस होता है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, हरित क्रांति में वैध परिवर्तन एवं बहुगुणिता की भूमिका को विवेचना कीजिए। क्या करना है, हरित क्रांति में उत्परिवर्तन कैसे देखने को मिलता है, बहुगुणिता की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताना है। डिस्कस द रोल ऑफ म्यूटेशन एंड द पोलिडी इन द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो कैसे ग्रीन रिवोल्यूशन के अंदर म्यूटेशन देखने को मिला और पोलिडी देखने को मिलती है उसके बारे में आपको बताना है। समझ में आ गया, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। चलिए आप पढ़ते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसमें पेरिटोफाइट से संबंधित प्रश्न आते हैं, जिसमें विकासात्मक महत्व, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस क्या रहता है, ब्रोटोफाइट्स और जिनोस्पर्म्स के साथ संबंध कैसे हैं इनके, रंभ स्टील का विकास कैसा और जीवन चक्र कैसे देखने को मिलता है, लाइफ साइकिल कैसे देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है भाई, लाइफ साइकिल है वो कैसे देखने को मिलती है ब्रोटोफाइट और जिनोस्पर्म्स के साथ। अगले वाला है जीवाश्म से लेकर जीवित प्रजातियां, फिलोस्टम, सेलिनिगा और इक्वेस्टम और मलेशिया के बारे में आपको अध्ययन करना होता है, ये टॉपिक भी आपके सिलेबस में है। अगले वाला है विकासवादी पुल संबंध और जो पेरिडोफाइट्स, ब्रोटोफाइट व जिनोस्पर्म्स के बीच में क्या क्या समानता है उसके बारे में बताना है। प्रमुख विकासवादी चरण होते हैं उसमें कैसे विकास होता है, विषम जीवों के बारे में आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करूं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेट्रिडोफाइट्स की सामान्य विशेषताओं, उनके आर्थिक महत्व का वर्णन कीजिए। क्या करना है, जो पेट्रिडोफाइट्स हैं उनकी सामान्य विशेषताओं के बारे में बताना है। क्या बताना है, जो सामान्य विशेषताएं हैं, क्या है, जो सामान्य विशेषताएं हैं उसके बारे में बताना है और उनका आर्थिक महत्व बताना है। क्या बताना है, उनका जो आर्थिक महत्व होता है, उनका जो आर्थिक महत्व होता है उसके बारे में आपको वर्णन करना है। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इकोनॉमिक इंपोर्टेंस ऑफ द पेरिडोफाइट्स। डिस्क्राइब करना है क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इकोनॉमिक इंपोर्टेंट होता है पेट्रिडोफाइट के, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करें, विषम बीजाणुता एवं बीज आदत की अवधारणा की विवेचना कीजिए। क्या करना है, विषम बीजाणुता और बीज आदत की अवधारणा के बारे में बताना। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेटेरोस्पेरी एंड द सीड हैबिट। एक्सप्लेन करना है हेटेरोस्पेरी क्या होता है और सीड हैबिट्स क्या होती है उसके बारे में आपको बताना। ये भी अच्छा प्रश्न है, अच्छे से कर लेना। लास्ट नंबर प्रश्न है सेलोजिनोला अर्थात मार्सेलिया के जीवन चक्र के बारे में बताइए। तो डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ सेलोजिनेला एंड मार्सिला, इनके बारे में आपको बता देना है, दोनों की लाइफ साइकिल है वो कैसे काम करती है। चलिए अब पढ़ते हैं अपन लास्ट नंबर यूनिट की तरफ। किसकी तरफ, लास्ट नंबर यूनिट की तरफ पढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 है जहाँ पे गाइनोस्पर्म्स और फॉसिल से संबंधित प्रश्न आते हैं। गाइनोस्पर्म्स की अनावर्त बीजी का क्या काम होता है भाई, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं, इनका क्या वितरण होता है, इनका क्या आर्थिक महत्व होता है। इसमें पेट्रिडोफाइट्स और एग्नियोस्पर्म्स के बीच में संबंध पढ़ना आपको। किसके बारे में, पेट्रिडोफाइट और एग्नियोस्पर्म्स के बीच में क्या संबंध होता है उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाला आता है जीवाश्म वनस्पति विज्ञान, पैलियोबोटनी। क्या बतानी, पैलियोबोटनी के बारे में बताना है। भूवैज्ञानिक समय
पैमाना, जियोलॉजिकल टाइम स्केल एंड जीवाश्म के प्रकारों के बारे में आपको बताना है। चलिए, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान की बात करें, भूविज्ञानिक की समय पैमाना क्या होता है, जियोलॉजिकल टाइम स्पेम क्या होता है, जीवाश्म के प्रकार कितने होते हैं और उनका निर्माण कैसे होता है, अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने जीवाश्म होते हैं उनके बारे में। जियोस्पर्म, जिनोस्पर्म्स का जीवन चक्र कैसे होता है, साइकस, उसके बाद में पाइनस और एपिडेटा का कैसा आर्थिक महत्व, क्या अर्थ है, इमारती लकड़ी, रेजिन और औषधि उपयोग में इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए, लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें, पहला है एंजियोस्पर्म्स की सामान्य विशेषताएं तथा उनके आर्थिक महत्व के बारे में बताना है। क्या बताना है, तो जीनोस्पर्म्स होते हैं उनकी सामान्य विशेषताएं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं उनके बारे में, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताना है और उनका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है उसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ गाइनोस्पर्म्स, तो गाइनोस्पर्म्स होते हैं इनके बारे में आपको डिस्क्राइब करना, उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, क्या होती है उनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है उसके बारे में आपको बताना है। अगले वाले की बात करें, साइकस अथवा पाइनस के जीवन चक्र की विस्तृत वर्णन कीजिए। क्या करना है, जो साइकस होता है, क्या होता है, साइकस होता है, तथा जो पाइनस होता है, क्या होता है, पाइनस होता है, उसके जीवन चक्र के बारे में आपको बताना है। डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ साइकस एंड द पाइनस इन डिटेल। लास्ट नंबर प्रश्न की बात करें, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान की अवधारणा, महत्व व जीवाश्म के प्रकारों को वर्णन कीजिए। क्या करना है, जो जीवाश्म का वनस्पति विज्ञान है उसके बारे में बताना है, महत्व व जीवाश्म के प्रकारों के बारे में बताना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड सिग्निफिकेंस एंड टाइप ऑफ फॉसिल इन द पैलियोबोटनी। क्या करना है, जो पैलियोबोटनी होता है उसमें एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट और सिग्निफिकेंस ऑफ फॉसिल्स ऑफ पैलियोबोटनी। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। बोटनी का जो पेपर उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस सिलेबस आपको बता दिया है, अच्छे से डिस्क्राइब किया है।